सुमन बहुत गरीब थी। उसने अकेले ही अपने 5 बेटों की परवरिश की थी और उन 5 की शादी भी। सुमन ने सोचा कि 5 बहू आने के बाद उसका छोटा सा घर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे। पर सुमन के साथ कुछ उल्टा ही होता है। उसकी 5 बहुएं हमेशा बीमार रहती है और उसके 5 बेटे नील, करण, रवि, पीयूष और आयुष एक नंबर के कामचोर होते हैं, जो हमेशा घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अपना समय बेकार करते हैं। ऐसे ही एक दिन न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने 5 संतान को जन्म दिया। सोचा था 5 पांडव को जन्म दूंगी तो सुकून की जिंदगी जीऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि जैसे मेरे नालायक बेटे निकलने वाले हैं वैसे ही मेरी बहू भी आएंगी। जब से मेरी ये 5 बहू आई है ना, तब से ही तो मैं बीमार पड़ गई हूँ। ना जाने घर की जिम्मेदारियां कब उठाएंगे ये लोग। मुझे तो लगता है कि मरते दम तक बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छी माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छी बिल्कुल वैसी बनाइए जैसे आपको पसंद है, पर रसोई में अदरक, चाय पत्ती, चीनी सब खत्म है, इसीलिए शाम को आते हुए सारा सामान ले आना। अगर सामान नहीं आया तो कल से आपको चाय नहीं मिल पाएगी। निधि बहू, तो ये मुझे बता रही है या फिर धमका रही है? ये मत भूल कि भले ही तेरी सास गरीब है, लेकिन तुम 5 को मैं ही पाल रही हूँ। एक तो तुम 5 की अनोखी अनोखी बीमारियों से परेशान हो। कभी तुझे छींक आती है तो कभी छोटी बहू को, कभी बीच वाली बहू को खांसी होती है तो कभी चौथे नंबर वाली बहू को। तुम 5 बीमारी का घर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक जो भी पैसे मैंने बचाए हैं घर को बनाने में, वो सारे पैसे मुझे तुम्हारे इलाज में लगाने पड़ेंगे। सुमन अपनी सबसे बड़ी बहू निधि को खरी खोटी सुना रही होती है कि तभी निधि को छींक आती है और उसके हाथ में रखी चाय सुमन के ऊपर गिर जाती है। अब सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसी वक्त सुमन की दूसरी बहू निकिता खुजली करते हुए आती है। माँ जी, ये देखिए मुझे फिर से खुजली होने लगी है। मैंने कल दिव्या को कहा था कि वो मेरे साथ ना बैठे। देखो, उसकी बीमारी अब मुझे हो गई। वैसे माँ जी, अब गीले कपड़ों में आप काम पर जाओगे क्या? नहाकर इंसान कपड़े बदल लेता है, इसीलिए कम से कम कपड़े तो बदल कर जाओ। बहू, तुम 5 बहुओं ने मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझा है क्या? अरे मूर्ख औरत, मैं यहाँ नहाकर नहीं बैठी हूँ, बल्कि तेरी इस जेठानी ने जानबूझकर मेरे ऊपर चाय गिरा दी। पर कोई बात नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब। इस बार जब तुम 5 के पति घर आएंगे ना, तो मैं उन 5 को तुम्हारे साथ ही भेज दूंगी। जब तुम 5 के पति तुम्हें यहाँ वहाँ लेकर अपने दोस्तों के घर घूमते रहेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक अकेली गरीब सास कैसे तुम 10 लोगों का पेट पाल रही है। इस तरह से सुमन कपड़े बदल कर गुस्से में काम पर चली जाती है, पर सुमन की 5 बहुओं को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और बड़ी बहू निधि अपनी देवरानियों से कहती है, मैं मानती हूँ मेरे साथ तुम 5 को भी माँ जी की बातें बुरी लगी हैं, पर हमें माँ जी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनकी हालत समझनी चाहिए। हम कितने गरीब हैं और हमारे माँ बाप ने भी हमें बोझ समझकर फेंक दिया। माँ जी कैसे घर चला रही हैं, वो सिर्फ वही जानती हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मैंने सोच लिया है कि अब घर का सारा काम हम 5 मिलकर करेंगे, ताकि माँ जी को हमसे कोई शिकायत ना हो। पर घर पर काम करते ही हम 5 की तबीयत खराब हो जाती है और हमारे पति तो घर पर आते नहीं हमें देखने के लिए। निकिता, मैं मानती हूँ कि घर के काम करते ही हम 5 की तबीयत खराब हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब माँ जी को अकेला छोड़ दें। आखिर माँ जी अकेले अकेले क्या करेंगी? वो घर का काम कैसे करेंगी? हमें संभालेंगी या बाहर का काम देखेंगी? इस तरह से सुमन की 5 बहुएं एक हो जाती हैं और शाम को जब सुमन आती है तो वो देखती है कि आज उसकी 5 बहुओं ने सारा काम किया हुआ है। पर काम करने के बाद एक लाइन से उसकी 5 बहू बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। माँ जी, आप हमारे बारे में बहुत सोचती हैं, इसीलिए हमने आज सारा काम कर लिया। अच्छी हाँ माँ जी, हमारी चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक हैं। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम 5 कितनी ठीक हो। अरे एक दिन तुमने मुझे आराम नहीं दिया, बल्कि 10 दिन का और काम मेरा बढ़ा दिया है। एक को खांसी जुकाम है, तो दूसरी को बुखार, तो तीसरी का पूरा शरीर बुखार से तप रहा है, चौथी वो तो अपने कमर और पैर पकड़ के बैठी है
तो वहीं पांचवी वो बीपी लो करके बैठी है, जिसे बार बार चक्कर आ रहे हैं, गिरती जा रही है। इतना बोलकर सुमन अपनी पांचों बहुओं के लिए काढ़ा बनाती है ताकि उसकी पांचों बहुओं को थोड़ा आराम मिल सके। सुमन अपनी पांचों बहुओं की देखरेख कर ही रही होती है कि उसके पांचों बेटे नशे की हालत में आते हैं और अपनी बीमार पत्नी को देखकर अपनी माँ को ही खरी खोटी सुनाते हैं। बुढ़िया कहेगी, जानबूझकर तूने हम पांचों भाई की शादी इन बीमार 5 लड़कियों से करवाई। जैसे खुद गरीब है वैसे ही हमारी शादी गरीब घर में करवाई। अगर हमारी शादी अमीर लड़की से होती तो आज भी हम एक ऐश की जिंदगी जी रहे होते। नील बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हम पांचों भाई ने डिसाइड किया है कि हम पांचों तुम सबसे दूर हो जाएंगे और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। सुमन कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उसके पांचों बेटे घर में रखा सारा सामान और सुमन की जमा पूंजी लेकर वहां से चले जाते हैं। बेचारे सुमन पहले से ही इतनी गरीब थी कि उससे सही से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था और ऐसे में उसके बेटे उससे उसके सारे पैसे भी छीन कर चले जाते हैं। अब सुमन के सर पर उसकी 5 बहुओं की जिम्मेदारी थी क्योंकि उसकी पांचों बहू बहुत बीमार थी, जिस वजह से सुमन कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा पाती और यही कारण होता है कि सुमन को काम से निकाल दिया जाता है। माँ जी, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ बहू, क्योंकि मुझे काम से निकाल दिया गया है, क्योंकि बिना बताए मैं 10 दिन तक काम पर नहीं गई, इसीलिए। अब सुमन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसके सर पर उसकी पांचों बहू की जिम्मेदारी और घर की भी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। सुमन जैसे तैसे करके अपनी बहुओं की बीमारियों को घरेलू नुस्खों से ठीक कर देती है, पर अपनी बीमारी को खत्म नहीं कर पाती और इसी तरह से अब घर का सारा राशन भी खत्म होने पर आ जाता है। पर सुमन की पांचों बहुएं अब ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो पांचों मिलकर एक फैसला लेती है। माँ जी, आपने हम पांचों के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। क्या करोगी तुम पांचों? थोड़ा सा काम करते ही तुम लोग बीमार पड़ जाती हो। हालांकि मैंने घरेलू नुस्खे से तुम्हारी बीमारियां ठीक कर दी है, पर क्या भरोसा कि दोबारा ना हो। माँ जी, आपको हम पर भरोसा नहीं तो क्या, हम पांचों को आप पर और आपके घरेलू नुस्खों पर पूरा भरोसा है। इसीलिए अब से घर में रहना हम पांचों बहू करेंगे। अब हम पांचों को कुछ नहीं होगा। इस तरह से सुमन की 5 बहुएं काम पर लग जाती हैं, क्योंकि अब घर में 5 औरतें काम कर रही थी, इसलिए सुमन की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो जाती है। और जब सुमन के पांचों बेटों को पता चलता है कि उनकी घरती आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है, तो वो पांचों मुंह उठाकर अपनी माँ के पास आ जाते हैं। माँ, हम पांचों भाई से गलती हो गई, जो हम पांचों आपको इस गरीबी में छोड़कर चले गए, जबकि हमारा कर्तव्य था आप सबकी देखभाल करना। हमें एक आखिरी मौका दे दे माँ। माँ एक माँ होती है, इसीलिए शायद माँ जी आप सबको माफ कर कर एक मौका दे दे, पर हम 5 बहुएं आप पांचों को कोई मौका नहीं देंगे और ना ही माफ करेंगे। इसीलिए आप पांचों हमारे सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले कि हम 5 बहुएं मिलकर आपको जेल पहुँचा दें। सुनाई नहीं दिया मेरी पांचों बहुओं ने क्या कहा? निकल जाओ अब यहाँ से। इस तरह से सुमन अपने लालची बेटों को माफ नहीं करती और अपनी बहुओं के साथ ही रहने लगती है। ये कहानी है मोना की, जो कि सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहा करती थी। चलिए देखते हैं कि आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक दिन मोना छत पे जाकर अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करती है और रील्स बनाना शुरू कर देती है और गाते हुए कहती है, इतने आशिकों का मैं क्या करूं, किसे हाँ करूं किसे ना करूं, किस किस की मैं परवाह करूं, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी वहाँ मोना की सास विभा आ जाती है और विभा अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, क्या कर रही है तू? अरे माँ जी, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? मैं इंस्टा पे रील्स बना रही हूँ, रील्स। हाँ तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ रही। अरे तुझे ध्यान होना चाहिए कि शाम हो चुकी है, अनुराग का आने का समय हो गया है, तो खाना वगैरह बना लूं। माँ जी, मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है रील्स बनाना, ना कि खाना बनाना। और हाँ, आप एक काम करो, आप खाना खुद ही बना लो आज। इससे तो बहस करना ही बेकार है। मेरा बेटा आता ही होगा, भूखा होगा वो, मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। इतना बोलकर विभा खुद रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब अनुराग घर आ जाता है, तब मोना अनुराग के आने की आवाज सुनती है।
तो उसके लिए एक गिलास पानी लेकर जाती है और उसको पानी देते हुए उससे कहती है, ये लीजिए पानी आपके लिए, और हाँ, आज मैंने सारा खाना बनाया है। अरे बहू, अरे माँ जी, आप चलिए बैठिए, खाना मैं लगा देती हूँ। देखा माँ, कितनी सेवा करने वाली बहू मिली है आपको। हाँ बेटा। आप दोनों ना मेरी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे खाना लगाओ ना, भूख लग रही है। हाँ हाँ। मोना सभी के लिए खाना लगाती। समय ऐसे ही बीतता जाता है। मोना का सारा ध्यान बस इंस्टा पे रील्स बनाने में लगा रहता था। उसकी सास उसको एक बहू का क्या कर्तव्य होता है ये समझाया करती थी, मगर मोना पर बस रील्स बनाने का भूत सवार था। ऐसे ही जब तक अनुराग ऑफिस चला नहीं जाता तब तक मोना घर का सब काम किया करती और उसके जाते ही घर का सारा काम उसकी सास किया करती। ऐसे ही दोपहर के समय मोना बन ठन के कहीं जा रही होती है, तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू तू कहाँ जा रही है? ओफो माँ जी, कितनी बार कहा है, जाते टाइम मत टोका करो। माफ करना बहू, लेकिन बता कर तो जा कि तू कहाँ जा रही है। मैं सीपी जा रही हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाने हैं। बहू अगर तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? अकेले मेरा घर में मन नहीं लगता। मैं कोई मन बहलाने की चीज हूँ क्या जो आपके लिए कहीं आना जाना ही बंद कर दूं? ठीक है बहू, तू जा। दरवाजा बंद कर लो। इतना बोलकर मोना वहाँ से चली जाती है। विभा अकेले ही घर में रह जाती है। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कमरे में बैठकर 36 प्रकार के मुंह बनाकर इंस्टा पे रील्स बना रही होती है। तभी उसकी सास आती है और उसे कहती है, बहू अरे वो कुसुम आंटी आई है तो जरा चाय वगैरह बना दे। अरे माँ जी, आपको नहीं पता क्या, इस टाइम मैं अपने फैन से लाइव चैट करती हूँ। बेटा ये सब भी तो जरूरी है ना। मेरे लिए सबसे पहले मेरा इंस्टा रील्स है माँ जी। आप जाके खुद अपने पड़ोसियों को चाय वगैरह बना दीजिए, मुझसे इन चीजों की उम्मीद मत कीजिए। ठीक है, जो तुझे ठीक लगता है तू वो कर। विभा रसोई में जाकर खुद ही चाय वगैरह बनाने लगती है और चाय बनाकर अपनी पड़ोसन कुसुम के लिए ले जाती है। तभी कुसुम कहती है, अरे विभा, बहू कहाँ है जो तू चाय लेकर आ रही है? हाँ, अरे वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा, क्या हुआ उसको? अरे वो थोड़ा सर में दर्द है बहू के। अरे आजकल की बहू बड़ी ही कामचोर होती है, जरा सा काम किया नहीं कि सर दर्द, पैर दर्द ये सब सुनाने लग जाती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ वो तो ठीक है, मगर ध्यान दियो विभा, और ये सब इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि तू बहुत सीधी है। अरे तू चिंता मत कर पागल, मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और सास होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी बहू को थोड़ा सा आराम दूं, क्योंकि वो भी तो बच्ची है ना अभी। बड़ी किस्मत वाली है तेरी बहू जो उसको तेरी जैसी सास मिली है। अच्छा जी। मोना अपनी सास की ये सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मैं कितनी गलत थी, मेरी सास मुझे कितना प्यार करते हैं, बल्कि लोगों के बीच भी मुझे अच्छा ही बना रहे हैं, बल्कि मैं हूँ भी नहीं। मैं अब से अपनी सास को शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। अपनी सास की बातें सुनने के बाद मोना को अकल आ जाती है और समय से घर का सारा काम करके फ्री टाइम में इंस्टा रील्स बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी सास अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कमरे में बैठकर इंस्टा चला रही होती है। मोना देखती है उनके फैन फॉलोइंग्स कम होती जा रही है। वो खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या, इतनी मेहनत से मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे और जब से मैंने इंस्टा पे कम ध्यान देना शुरू किया है तब से मेरी फैन फॉलोइंग्स कम हो रही है और जो बच्चे कुछ फैंस हैं वो मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं मोना, अब तुझे इंस्टा पर पूरा ध्यान देना होगा, इंस्टा रील्स बनानी ही होगी तुझे। मोना अपना फोन लेकर छत पे जाती है और रील्स बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मोना की हरकतें फिर से पहले जैसी ही हो जाती है। कभी छत पे तो कभी रसोई में, कभी बाहर जाके रील्स बनाया करती। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कमरे में रील्स बना रही थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और उससे कहती है, बहू मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल या फिर कोई दवाई दे दे मुझे। आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ, रील्स बना लो लास्ट। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी करना। इतना बोलकर विभा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 1 घंटे बीत जाता है
मगर मोना अपने रील्स में ही बिजी होती है। विभा खुद उठकर मोना के पास जाती है और उससे कहती है, बहू मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बस माँ जी, आप चलो, आ रही हूँ। इतना बोलकर विभा फिर से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही विभा को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। मगर मोना अपनी रील्स में खोई होती है। तभी अनुराग ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को इस तरह जमीन पर पड़ा देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत एक गिलास पानी लाता है और अपनी माँ के चेहरे पर पानी की बूंदें डालता है, जिससे विभा को होश आ जाता है। तब अनुराग अपनी माँ से कहता है, माँ तुम्हें कितना बुखार है, तुमने मोना को बताया क्यों नहीं? बेटा बहू थोड़ा बिजी थी। समझ गया कि वो कहाँ बिजी थी। इतना बोलकर अनुराग पहले अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है और दवाई दिलवाकर घर वापस लाता है। तभी मोना अनुराग से कहती है, अरे अनुराग, माँ को क्या हुआ? अभी बताता हूँ माँ को क्या हुआ। अनुराग अपनी माँ को एक सोफे पर बैठाता है और उनसे कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मगर क्यों? क्योंकि तुम एक बहू बनने लायक नहीं हो, ना एक पत्नी बनने के लायक हो, क्योंकि तुम्हें इन इंस्टा रील्स से फुर्सत ही कहाँ है। अगर माँ को कुछ हो जाता है तो क्या तुम्हारे वो नाम के फैंस या फिर इंस्टा रील्स से मुझे मेरी माँ मिलती? हाँ, एक काम करो, अपना फोन लो और सड़क पर बैठ बैठ कर रील्स बनाओ। जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। इन सारी चीजों में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि भूल गई थी कि बहू का कर्तव्य क्या होता है। नहीं, जाओ यहाँ से। अरे बेटा बहू को माफ कर दे, ये आगे से ऐसा नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। नहीं माँ, आज ये जाएगी यहाँ से। बेटा तुझे मेरी कसम, इसे माफ कर दे। माँ के कहने पर अनुराग अपनी पत्नी को माफ कर देता है और मोना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सबसे पहले अपने रिश्ते और घर परिवार को अहमियत देती है। उसके बाद रील्स वगैरह बनाती है। गरीब बच्चे का जादुई पेंसिल। राजू नाम का एक छोटा बच्चा अपनी माँ तारा के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। राजू और उसकी माँ बहुत गरीब थे। तारा शहर जाकर लोगों के घर में काम किया करती थी और इस तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी। राजू को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। वो स्कूल जाना चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता था, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सके। ऐसे ही एक दिन राजू हाथ में लकड़ी लेकर अपने घर के बाहर मिट्टी पर ड्राइंग बना रहा होता है। ये देखकर उसकी माँ तारा उससे बोलती है, बेटा ये क्या कर रहे हो? फिर से घर के बाहर लकड़ी से चित्रकारी करने लगे? माँ, तुम तो जानती हो ना मुझे ड्राइंग बनाना कितना पसंद है। माँ, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास कॉपी और पेंसिल है। तुम भी मुझे एक कॉपी और पेंसिल दिला दो ना माँ। माँ, मैं उससे फिर बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाऊंगा। राजू की ये बात सुनकर तारा बहुत उदास हो जाती है और राजू से बोलती है, बेटा तेरी माँ बहुत गरीब है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे कॉपी और पेंसिल दिला सकूं। अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर राजू अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम दुखी मत हो। क्या हुआ अगर हम अमीर नहीं है तो? अच्छा माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इतना बोलकर राजू अपनी माँ के गले लग जाता है और अंदर घर में जाता है, जहाँ तारा राजू को रोटी और प्याज खाने को देती है। रोटी और प्याज खाने के बाद राजू सो जाता है। हमेशा की तरह तारा अगले दिन गांव से बाहर शहर में जाती है, परंतु जब वो शाम को घर आती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें राजू की माँ उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब बेचारा राजू अनाथ हो जाता है। उसकी माँ के जाने के बाद कोई भी उसके पास नहीं आता, ना ही उससे बात किया करता। ऐसे ही एक दिन राजू उदास जंगल में बैठा होता है और एक छोटी सी लकड़ी लेकर जमीन पर चित्रकारी कर रहा होता है। तभी उसके पास दो परियां इंसानी रूप लेकर आती हैं और राजू की ड्राइंग देखकर उससे बोलती हैं, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाते हो। तुमने ये ड्राइंग बनानी कहाँ से सीखी? किसी से नहीं, मैं अपने आप ही ये चित्रकारी करता हूँ। मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद है और मेरी माँ हमेशा मुझे बोलती थी कि मेरी जैसी चित्रकारी कोई नहीं कर सकता। इतना बोलकर राजू रोने लगता है और अपनी माँ को याद करता है। तभी दूसरी परी उसे रोता देख उससे बोलती है, क्या हुआ राजू, तुम अपनी माँ के बारे में बताते बताते इस तरह रोने क्यों लगे? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, परंतु अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। जब से मेरी माँ गई है तब से मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं कभी जंगल से फल तोड़कर खाता हूँ तो कभी लोगों के सामने हाथ फैलाता हूँ।
जब तक मेरी माँ थी तब तक मैं कितना खुश था। राजू की बात सुनकर वो दोनों परियां अपने असली रूप में आ जाती हैं और एक परी राजू को एक पेंसिल देते हुए कहती है, राजू, हम दोनों कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक परी हैं। हमें ये जादुई पेंसिल दी गई थी और हमसे कहा गया था कि हम इस जादुई पेंसिल के सही हकदार तक इस जादुई पेंसिल को पहुंचाएं। बस इसीलिए हम दोनों ने इंसान रूप लिया और पृथ्वी लोक पर आकर हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे जिसकी चित्रकारी अद्भुत हो। और देखो राजू, इतनी मेहनत करने के बाद आखिर हमें तुम मिले। तुम इस जादुई पेंसिल के असली हकदार हो। तुम जादुई पेंसिल से जो कुछ बनाओगे वो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु एक बात याद रखना, ये जादुई पेंसिल सिर्फ तुम्हारे इशारे पर ही चल पाएगी। तुम्हारे अलावा किसी और ने इस पेंसिल का प्रयोग किया तो वो साधारण पेंसिल की ही तरह काम करेगी। साथ ही साथ अगर तुमने कभी लालच किया या अपने स्वार्थ के बारे में सोचा तो ये जादुई पेंसिल जलकर राख हो जाएगी। उन दोनों परियों की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो खुश होकर उन दोनों परियों से बोलता है, अगर इस जादुई पेंसिल से अगर मैं अपनी माँ को बनाऊंगा तो क्या मेरी माँ जीवित हो जाएगी? राजू की ये बात सुनकर दोनों परियों को बहुत दुख होता है और वो बड़ी ही दुखी के साथ राजू से बोलती हैं, राजू, इस जादुई पेंसिल की मदद से तुम सभी इंसान को अपना बना सकते हो, अपने जैसे गरीब लोगों की मदद कर सकते हो, परंतु तुम इस जादुई पेंसिल से अपनी माँ को जीवित नहीं कर सकते। पर हाँ, तुम जब भी हमें याद करोगे हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अब वो दोनों परी राजू को जादुई पेंसिल देकर वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद राजू उस पेंसिल को लेकर गांव के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपनी पीठ पर भारी भरकम बोरी उठाकर कहीं जा रहा होता है। गरीब बूढ़े व्यक्ति की ये दशा देखकर राजू उस व्यक्ति से बोलता है, बाबा, आप इस उम्र में भी इतनी भारी भारी बोरियां उठाकर ले जा रहे हैं। आप 2 मिनट रुके, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। इतना बोलकर राजू एक बैलगाड़ी बनाता है और वो बैलगाड़ी हकीकत में वहाँ प्रकट हो जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उस बैलगाड़ी पर अपने सारे सामान को रख देता है और राजू से बोलता है, राजू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु तुमने ये चमत्कार कैसे किया? जिसके बाद राजू उस व्यक्ति को अपनी जादुई पेंसिल के बारे में बताता है। इसी तरह से राजू सभी गरीब व्यक्तियों की मदद करता है और राजू की जादुई पेंसिल के बारे में गांव में हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है। अब जिसको भी जरूरत पड़ती वो राजू के पास आ जाता और राजू अपनी जादुई पेंसिल की मदद से उन सभी लोगों की मदद करता। परंतु ऐसे ही एक दिन पिंकू नाम का एक बदमाश बच्चा राजू की जादुई पेंसिल चोरी कर लेता है और पेंसिल को राजा के पास ले जाकर उसे बेच देता है। परंतु राजा जब वो पेंसिल लेता है और उसे एक चित्रकार को देकर जब उसकी चित्रकारी करवाता है तो वो एक साधारण पेंसिल की तरह काम करने लगती है, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो पिंकू को अपने राज दरबार में बुलाता है। दुष्ट बालक, तुमने हमसे गद्दारी करी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराजा, मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। आपके साथ गद्दारी करने वाला तो राजू है। अगर आपको सजा ही देनी है तो आप राजू को दीजिए, क्योंकि वो ही बोलता है ये उसकी जादुई पेंसिल है। अब राजा राजू को अपने दरबार बुलाता है और उसे उस पेंसिल के बारे में पूछता है, जिस पर राजू उसे सारी बात बता देता है। परंतु राजा को अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद राजा राजू को जादुई पेंसिल देता है और उससे खूब सारे सोने चांदी के जवाहरात बनवाने को कहता है। परंतु राजू बहुत होशियार था। वो राजा की आज्ञा का पालन न करके उन 2 परियों का चित्र बनाता है, जिसके बाद वो दोनों परियां वहां पर प्रकट हो जाती हैं और सारी बात राजा को बताती हैं। राजा साहब, राजू एक निर्दोष बालक है और इस जादुई पेंसिल का असली हकदार भी इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल राजू के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। बस यही कारण है कि जब ये पेंसिल पिंकू और आपके हाथ लगी तो इस जादुई पेंसिल ने अपना जादू नहीं दिखाया, परंतु जब यही पेंसिल राजू के हाथ लगी तो राजू ने सोना चांदी ना बनाकर मुझे बनाया और मैं यहाँ आ गई। राजा साहब, आपके राज दरबार में पहले से ही सोने चांदी की कमी नहीं है। यदि आप और अधिक लालच करेंगे तो शायद आपको आपकी लालच का बुरा परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आपकी भलाई इसी में होगी कि आप राजू को उसकी जादुई पेंसिल दे दें और यहाँ से जाने दें। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राजू को छोड़ देता है। जिसके बाद राजू भी इसी तरह से पूरे गांव वालों की मदद करता है और सभी लोग राजू से बहुत प्यार करने लगते हैं। इस तरह से गरीब अनाथ राजू सबका चहेता बन जाता है।